Assalamu alaikum. My name is Badr. Today I am going to discuss Nibosh IGC Element 1. इसमें थोड़ा सा पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि निबोश आईजीसी है क्या, इसकी वर्थ कितनी है, और फिर हम एलिमेंट 1 की तरफ मूव करेंगे। आपकी पुरजोर फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो बता रहे थे कि हमें जो है वो वीडियो चाहिए एलिमेंट वाइज। ये आपके सामने है, निबोश को रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और ये एक लीडर है, ये किंग सर्टिफिकेट माना जाता है। बेसिकली निबोश का ट्रेन यू टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड देयर कंट्रोल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखें, आपको समझना है कि निबोश एक्चुअल, अगर एक लाइन में मैं बताऊं कि निबोश है क्या, ये किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी नेचर है, उसके इश्यूज को, प्रेजेंट जो उसके चैलेंज होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है, आपको हेल्प आउट करता है आइडेंटिफाई करने में, और असेस करता है कि ये इशू इसकी सेवेरिटी कितनी है, ठीक है, किस लेवल का इशू है, और फिर उसके कंट्रोल बता देता है, आपको सोल्यूशन बता देता है। ये है जी निबोश आईजीसी। इस वजह से गोरे को इसकी वर्थ का पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज मौजूद होते हैं। इस वजह से वो सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, सेफ्टी फर्स्ट। वो हमेशा कहता है, उसका स्लोगन होता है कि सेफ्टी फर्स्ट। चलें जी, बेनिफिट्स ऑफ निबोश आईजीसी सर्टिफिकेट। इन्हांस करियर प्रोस्पेक्ट्स। देखें, इसका जो है वो आप गेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक डॉक्टर इंजीनियर 50 लाख, 1 करोड़ लगा लेते हैं, हेल ऑफ टाइम, ठीक है, 4 ईयर 5 ईयर, उसके बाद भी जॉब्स नहीं है। मुझे अभी कॉल आ रही है, एमफिल मैथमेटिक्स, ठीक है, एमबीए किया हुआ है, इवन के मेडिकल किया हुआ है, जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप निबोश आईजीसी कर लेते हैं तो आपको बआसानी जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी, इंडिया में भी। नेक्स्ट, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो आपको निबोश एक तो अंडरस्टैंडिंग देता है। इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपका बिजनेस भी है तो ये आपको आपके रिस्क को मैनेज करता है। आप इसको अपने बिजनेस पे, इंडस्ट्री में, आपकी जॉब पे, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लीगल कंप्लायंस, ठीक है, जो मतलब हमें लीगली करना चाहिए उसको करेक्ट करने में, उसकी दुरुस्तगी करने में हेल्प आउट करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस कल्चर। आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दूर से ही आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, उसमें उसके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का कल्चर बहुत स्ट्रांग है और पॉजिटिव है। नेक्स्ट जी, निबोश आईजीसी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। याद रखिएगा, जैसे हमारा उर्दू ए बी होता था और इंग्लिश ए बी का एग्जाम होता था, ऐसे ही निबोश आईजीसी IG1 में डिवाइड है और IG2, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट तो है IG1। IG1 ओपन बुक एग्जाम होता है, जिसका हर माह एग्जाम है, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होते हैं। आपने सिक्योर करने होते हैं 45, पासिंग मार्क्स 45 है। अगर आप बिलो 45 हैं तो आप रेफर हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। इसमें टोटल 4 यूनिट हैं आपकी बुक में, जो निबोश ने सिलेबस दिया हुआ। एग्जाम स्केजुअल एवरी मंथ होता है। एग्जाम वेन्यू, आप अपने घर में बैठ के इसका पेपर दे सकते हैं। वर्ड काउंट आपका कितना होना चाहिए, 2700 से 3000। और टाइम कितना मांगते हैं, टाइम 24 आवर्स का होता है। रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, आरआरसी की। इसमें डिस्क्रिप्शन में एक तो पास्ट पेपर्स, एक इसका ग्रुप, और आरआरसी की बुक, ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी, जो कि आपका लर्निंग पार्टनर आपको कभी देता ही नहीं है। IG2 होती है रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री, किसी कंस्ट्रक्शन साइट, कोई बेकरी,
जहाँ पे आप ट्राई करें कि काम कर चुके हैं, कोई जॉब कर चुके हैं, उसकी आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। अगर आपने अभी निबोश में एडमिशन नहीं लिया, फिर भी आप आज से अपनी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं। ये 20 से 22 पेजेस की है। इसका भी टेम्पलेट मैं इसका एक सैंपल रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, निबोश IG1 एलिमेंट। आज हमने याद रखिएगा एलिमेंट 1 को डिस्कस करना है। मैं बता देता हूँ एलिमेंट 1 व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एलिमेंट 2 है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। 3 पे जाते हैं मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। हमने आज डिस्कस करना है एलिमेंट 1। एलिमेंट 1 हमारा कवर करता है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। सेकंड पे व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इस पे IMP लिखा हुआ है, ये बार बार पेपर में आ चुका है, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा। फिर हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, आइसबर्ग मॉडल का क्या रोल है सेफ्टी में, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन अंडर द ILO C155 आर्टिकल 16। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया हेल्थ एंड सेफ्टी पे, वो देखेंगे व्हाट डज हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्टली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, इसको देखेंगे। चलें जी, हम वन बाय वन देखते हैं। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। हेल्थ, ये आपके सामने है, एब्सेंस ऑफ इलनेस और इंजरी एंड द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। फिर सेफ्टी क्या होती है, रिस्क एब्सेंस, रिस्क फ्री इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एनी डेंजर, रिस्क, इसको कह सकते हैं सेफ्टी। कंफ्यूज नहीं होना, आपने आपने जो आपके माइंड में आता है वो आप बोल देंगे। वेलफेयर रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जनरल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स। वेलफेयर फैसिलिटी बहुत ही जो बेसिक होती है, जैसे कि हम वर्क प्लेस पे देखते हैं अपने वर्कर्स को क्या प्रॉपर टॉयलेट प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, वॉशिंग एरिया, पीने का पानी है, ये सारे वेलफेयर है। और ये जो हमारे ILO कहते हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस हैं एम्प्लॉयर की कि आप प्रोवाइड करें वर्कर्स को। नेक्स्ट जी, व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल, जब आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन करता है व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, याद रखिएगा आपने कहना है देयर आर 3 रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। नंबर 1 इज मोरल, नंबर 2 लीगल, नंबर 3 फाइनेंशियल। सबसे पहले हम मोरल की तरफ आते हैं। मोरल हमारा, अगर इंसानियत के नाते, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमारा ये इखलाकी फर्ज है कि हम दूसरों की जान बचाएं, दूसरों को सेव करें, इन्वायरमेंट को बचाएं, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। तो ये सारा वर्कर्स जो बॉटम लाइन वर्कर हैं उनका भी ख्याल रखें, to ensure health, safety and well-being of employees, which is the right thing to do and reflects the value and ethics of an organization. Ethical obligations help out करता है, ह्यूमन डिग्निटी, देखें यहाँ से हमें पता चलता है ना कि हम कैसे हैं, हम लोगों का ख्याल रखते हैं कि नहीं करते। तो सेफ्टी इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस बेनिफिट्स भी आपको देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस्लाम बड़ा ही यूनिक और नफीस रिलीजन है।
और हमारे इस्लाम ने भी कहा है, देखें, जिसने किसी इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। दैट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जी हमारे पास आती है लीगल, कानून, कोई कवानीन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिपार्टमेंट, किसी क्लास, किसी कंट्री, एक रूल बन जाते हैं, उसको हम फुलफिल करते हैं, उनको हम इंश्योर करते हैं। सेफ्टी कहती है कि जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल रूल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं कोई भी, तो उनको फॉलो करें। अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज। कंप्लायंस, कंप्लायंस ये वर्ड बार बार सेफ्टी में आता है, इसको आप लाजमी देखें। इसका मतलब होता है दुरुस्तगी, कुरेक्शन, ठीक वे में। ठीक है। कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, लाइबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। इस वजह से ये रीजंस हैं, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो हम लीगली काम करते हैं, रेपुटेशन बढ़ती है हमारी, ब्रांड प्रोटेक्शन होती है और कॉस्ट को हम सेव कर लेते हैं। देखें जी, लीगल, लीगल की मैं एग्जांपल दूंगा, ये आपके सामने एक पिक्चर भी है। एक सेफ्टी ने बताया हुआ है कि आपने मोटरवे पे 120 से स्पीड एक्सीड नहीं करनी, वरना इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्शन में आएंगी। अगर आप देखें, ये सेफ्टी को जब ब्रीच किया है, एक कानून बनाया हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि 120 किलोमीटर पर आवर आपने एक्सीड नहीं करना। एक्सीड किया तो इनको लॉस हुआ है, इनका चालान हो गया। नेक्स्ट जी, फाइनेंशियल रीजन। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट जो है वो आपको नजर नहीं आ रही होती, उससे बच जाते हैं। ठीक है। और टू अवॉइड कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट होते हैं, इंजरीज होती हैं, इलनेस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होती, ये सारा अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं इन सब से बच जाते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, कंप्लायंस। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट याद रखिएगा वो होती है जो कि हमें दिखाई दे रही होती है, जिसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। जो हमें नजर आ रही होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें नजर नहीं आ रही होती, वो इनडायरेक्टली किसी एक्सीडेंट के बाद हो सकती है, ठीक है, कोई अनसर्टन सिचुएशन के बाद हो सकती है। दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। Direct costs in safety are expenses that can be directly attributed to safety-related incident or activities, such as medical expense, repair, replacement, damage, equipment, and legal fee. Indirect are expenses that are not directly related to safety incident, but are still affected by them, such as lost productivity due to employee absence, decreased morale, and employee turnover, damage to a company reputation। देखें जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि हम जब कंप्रोमाइज कर जाते हैं किसी भी चीज पे, जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, हमने देख लिया डायरेक्ट कॉस्ट हमें ये बेयर करने को मिली, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो हमने नोट नहीं किए, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है। जो वर्कर दोबारा हायर किया, लेट्स सपोज हम अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखते, रोज आए दिन एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं कंपनी को, नया वर्कर आता है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी हायर, उनका जो टाइम है वो सारा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट से आप बच जाते हैं। बिन लादेन एक्सीडेंट देखें, अगर वो
उसने क्या किया, अगर सेफ्टी को वो इंश्योर करता, प्रिवेंटिव मेजर्स लेता, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी ना होता। किसी दौर में हर किसी का क्रेज होता था कि मुझे बिन लादेन कंपनी में जॉब करनी है। एक एक्सीडेंट के बाद, एक लॉस के बाद उसका नाम ही खत्म हो गया उस कंपनी का। तो 8% सेफ्टी की कॉस्ट होती है, उसको जब आप उस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आइसबर्ग मॉडल है। आइसबर्ग, ये देखें जी, एक इसका कह लें, पहाड़ कह लें इसको। ठीक है, आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है। ये जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ऊपर है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो नीचे कॉस्ट है, आइसबर्ग मॉडल हमें कहता है कि वो 92% है, और जो ऊपर हमें दिखाई दे रही है ओवर द लाइन, ओवर द वाटर, वो है हमारे पास 8%। जब हम 8% कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमें ये नीचे आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ये जो है वो 90%, ठीक है, ये हमें बेयर करना पड़ता है। इसको पहाड़ कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मीन्स टू से, एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आपने, सेफ्टी कहती है कि वाइल ड्राइविंग, बाइक पे आप जाते हैं तो आप हेलमेट का यूज करें। अब हेलमेट की कॉस्ट कितनी है निकाल लें, और आपके सर की कीमत क्या है, ठीक है, जो कि हम नहीं तब कैलकुलेट कर रहे होते। तो आइसबर्ग मॉडल हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप 8% सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो ये नीचे वाली 92% आप बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। कोई बिल्डिंग है, आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, बिल्डिंग बना ली, उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सेट हो गया, सब कुछ हो गया, आपने मटेरियल नाकिस यूज किया, कितना नाकिस कर लिया होगा, कितनी कॉस्ट बचा ली होगी, कितनी कंजूसी कर ली होगी आपने। उसके बाद 2 साल के बाद बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, वहां पे फर्टेलिटी हो सकती है, वो आपका अमाउंट जो है वो डबल ट्रिपल हो गई, रेप्यूट खराब हो सकती है। तो ये सारा कुछ हमें टाइमली नजर आ रहा होता है कि सेफ्टी की बहुत कॉस्ट है, सेफ्टी की कोई कीमत नहीं है। नेक्स्ट जी, सेफ्टी कहती है कि कुछ एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस भी हैं अंडर द आईएलओ। माइंड में रखिएगा, अगर आप बिल्कुल न्यू है, फ्रेश हैं, तो आपको एक तो ILO C155 आर्टिकल 10 और 16 को रीड आउट करना क्योंकि ये बड़ा ही क्लोजली कनेक्टेड है निबोश के साथ। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है, कुछ उसने स्टैंडर्ड बताए हुए हैं कि ये एम्प्लॉयर को मस्ट फॉलो करना है, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने वर्कर्स को क्या क्या दे। अभी जी पढ़ते हैं इसको। उसने कहा टू इंश्योर दैट वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द हैजर्ड्स। उनको ट्रेनिंग करवाए, उनको इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किया है वो बेस्ट होना चाहिए, इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी वर्क प्लेस सेफ होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करे। To ensure that workers who are injured or who contract occupational disease received appropriate medical care and compensation. अगर इस तरह का कुछ हो भी जाता है तो उसको कंपनसेट किया जाए, फर्स्ट एड की प्रोविजन होनी चाहिए। Establish a system for reporting occupational accident and disease. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, आपका वर्कर फ्रीली आपको बता सके। फेयर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमें ILO, HSG ये बताते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि आपने अपनी वर्क प्लेस ऐसे बनानी है और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना है। हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस? देखें जी, सबसे पहले जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं,
उनके कुछ राइट्स हैं, उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उन्होंने अप्रूवल्स देनी होती हैं, उन्होंने पॉलिसीज, रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ उन्होंने ऊपर बैठ के देखना होता है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट को भी देख रहे होते हैं वो, प्रोसेस, कंट्रोल्स, स्टाफ, रिसीव एडुकेट ट्रेनिंग, सपोर्ट, ये सारा कुछ वो ऊपर देख रहे होते हैं, वो वाइडली चेक कर रहे होते हैं। आपका रोल एचएससी में डायरेक्टर भी हो सकते हैं अगर आप सीनियर हैं। उसके बाद मिडल मैनेजर्स क्या करते हैं? मिडल मैनेजर्स एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं आपके दरमियान, अगर आप वर्कर हैं, आपके दरमियान और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान। अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हैं तो वो मिडल मैन है, आपका मैसेज नीचे बॉटम लाइन तक वो कन्वे कर रहे होते हैं। आप मीटिंग करते हैं, पहले उनके साथ मीटिंग होती है, फिर जो कोई मैसेज होता है, जो पॉलिसी होती है, कुछ रिव्यू करना होता है, कुछ चेंज करना होता है, वो आपको बताते हैं और आप आगे जाके इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वर्क प्लेस आपको देखना है। मिडल मैनेजर्स देखें जी करते क्या, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, लीडिंग बाय एग्जांपल। जब देखें ना, आपका वर्कर आपको देखता है डायरेक्टली, अगर आप गलत करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, सेफ्टी को ब्रीच करेंगे, तो वो कैसे करेगा? तो आपने खुद पहले सेट होना है, फिर दूसरों को फिंगर पॉइंटिंग करनी है। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स, आप ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एड्रेस करते हैं। कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कम्युनिकेटर भी अच्छे होना चाहिए आपको, आप मिडल मैन का रोल अदा करते हैं। Continual improvement, middle managers and supervisor must continually seek to improve the health and safety performance of their teams and the organization as a whole. आप दोनों तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका किरदार बहुत ही अहम है और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे ही फॉल करता है एचएससी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि उसने वर्कर्स को चेक करना है, सबको चेक करना है और रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को करनी है। सेफ्टी स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं जी? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को शायद आप वर्क प्लेस पे काम भी कर रहे हैं या कल को आपको करना है। सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, आप ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है, आप इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के थ्रू ही आपको पता चलता है कि यस यहाँ पे हैजर्ड्स मौजूद हैं, हाई रिस्क एरियाज हैं। फिर आप ट्रेनिंग्स देते हैं एम्प्लॉयज को ताकि उस हैजर्ड्स में कमी आए। अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स एंड प्रोसीजर्स, जितने भी वर्क प्लेस पे सेफ्टी साइंस लगे होते हैं वो आप डेवलप कर रहे होते हैं। फैसिलिटी मैप दिया होता है कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की इमरजेंसी बन जाती है तो उसका लॉस मिनिमम हो, आपकी एग्जिट क्लियर हो, आपका प्रॉपर एवैक्यूएशन प्लान डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है। कोलैबोरेटिंग विद मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, फिर आपने टाइम टू टाइम गैप देखने हैं कि कहाँ पे इश्यूज हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक करना है, रिव्यू करना है, रिपोर्ट करना है ताकि वो एड्रेस हो, ताकि डे बाय डे आपकी वर्क प्लेस सेफ हो। मेंटेनिंग सेफ्टी रिकॉर्ड्स, सेफ्टी स्टार्ट ही डॉक्यूमेंटेशन से होती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर फाइल्स नहीं है, मतलब कि आपको डेली जो इंस्पेक्शन करनी है उसकी रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट फाइल में लगानी है। कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है उसकी भी आपको रिपोर्ट करनी है और फाइल में लगानी है। कोई आप ट्रेनिंग देते हैं उसकी भी आप प्रॉपर अपने बॉस को रिपोर्ट करेंगे और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करनी है, ठीक है, वो आप इट्स डिपेंड ऑन के आपके बॉस को कैसी चाहिए, आपके डायरेक्टर को कैसी चाहिए, प्रीसाइज चाहिए, लेंथी चाहिए,
उसमें आप मैक्सिमम चीजें कवर करके वो आप टाइम टू टाइम, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। मॉनिटरिंग करते हैं, एवेलुएटिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस, क्या हम कहाँ पे लाए कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जी चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं निबोश पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट 1 का मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, ये आपको करना है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आया हुआ है, टाइम टू टाइम आता है कि किसका क्या रोल है, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कर लें। इसके अलावा ऑब्लिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट वो लाजमी देता है। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेफ्टी ने इस पे एम्फसाइज इतना क्यों किया गया, मैं आपको बताता हूँ। जब आप देखें, आप एक घर में हैं या आप एक इंडस्ट्री में हैं, आपने कोई भी काम करवाना है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने तो आना है, काम करके चले जाना है, उसको नहीं है कोई भी परवाह कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेफ है, क्या नहीं। इस वजह से हम उसको ज्यादा देखते हैं बारीकी से, हमारा विजुअल बहुत स्ट्रांग होता है उसको करते हुए। उसके साथ जब हम डायलॉग करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, सेफ्टी कहती है क्योंकि वो अननोन होता है, उसने आना है, काम करना है और चले जाना है, उसको आपका नहीं परवाह कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इस वजह से हमने उसको बड़ा ही देखना है, बहुत सीरियस वे में इसको देखना है, और ये बड़ा सेंसिटिव होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 50% जो एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, जब कम्युनिकेशन गैप आता है तब होते हैं। तो आप, अगर आपको रोल दिया गया है कि हम जी कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, इनके साथ मीटिंग है, तो आप बताएं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को ये फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको मीटिंग में बुलाया जा सकता है, तो आपने देखना क्या है। एक तो उनका देखना है सेफ्टी रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है पिछला, इन्होंने कोई सेफ्टी ऑफिसर, कोई कंसल्टेंट इनके पास है कि नहीं। फिर आपने देखना है कि इनकी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स ये वर्कर्स को देते हैं, वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी कैसी है वो आप देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इनसे रिकॉर्ड आप मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पीछे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन, evaluate the contractor communication skill to ensure they can effectively communicate with your team and other contractors। कभी कभार जी कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। तो कम्युनिकेशंस, मीटिंग्स का बड़ा रोल है, ये आपने टाइम टू टाइम करते रहना है। कंप्लायंस, वेरीफाई दैट द contractor complies with all relevant health and safety regulations। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हम बैठ के डायलॉग करते हैं, तो वो उनको फुलफिल करना जरूरी है। रेफरेंस, आप फिर प्रीवियस क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं कि आपने किधर किधर पहले काम किया, तो आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इन्होंने, इनकी उधर रिपोर्ट कैसी थी, ठीक है। तो ये आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते वक्त ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर ओवरऑल प्रायोरिटाइज कॉन्ट्रैक्टर विद द स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग सेफ एंड हाई क्वालिटी वर्क। मेथड स्टेटमेंट, चलें जी आप बताएं मेथड स्टेटमेंट होता क्या है। रिस्क असेसमेंट आप देखते हैं, एक्सीडेंट इनका रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं, इनके पास वर्कर्स के लिए पीपीज हैं कि नहीं, वर्कर की कॉम्पिटेंसी कैसी है, ठीक है। ये टाइम के साथ इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, मशीनरी कैसी है इनकी, ये सारा कुछ आप देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर जो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप ये चीजें देखते हैं। ये जी था एलिमेंट 1। एलिमेंट 1 मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा। मैंने ट्राई की है कि बड़ा ही प्रिसाइज, मुख्तसर सा करके आपको बताया जाए और सिंपल करके बताया जाए। यही एलिमेंट 1 है, इसी को आप कर लेंगे तो आपके निबोश में अच्छा स्कोर आएगा आपका।
ठीक है, आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।